राजकीय स्कूल खुडन में राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुडन के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में संसदीय कार्यवाही प्रश्नकाल शून्यकाल विधेयक का प्रभावशाली मंचन किया। इस सफलता का श्रेय राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका श्रीमती सविता देवी के कुशल निर्देशन से हुआ। प्राचार्य श्रीमती सुनीता देवी और जिला शिक्षा अधिकारी श्री रितिंदर सिंह ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती राजबाला मलिक, डाइट प्राचार्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। निर्णायक की भूमिका श्री हेमराज और श्री सुरेश कुमार शर्मा ने निभाई। माननीय सभासदों, अब प्रश्न काल आरंभ होता है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांट दिया जाए। प्रश्न संख्या 101, माननीय कुमारी पूजा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने प्रश्न से पूर्व इस मुद्दे की गंभीरता व्यक्त करने हेतु कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, लुटेरा है आजाद तो अपमान सबका है। बनो इंसान पहले, छोड़ो तुम बात मजहब की, मिलकर करो इन दरिंदों का सामना, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सबका है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सबका है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे करती है महोदया जी, लेकिन ऐसे दावे एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के आगे खोखले साबित हुए हैं, जिसके अनुसार भारत में हर घंटे 3 महिलाओं का रेप होता है। महोदया जी, अभी अभी भिवानी की बेटी मनीषा को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। महोदया जी, ये मामला न केवल भिवानी बल्कि पूरे भारत देश की महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की खामियों पर सवाल खड़े करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पहला, सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। दूसरा, ऐसे अपराधों को रोकने हेतु वर्तमान कानूनों में क्या प्रावधान किए गए हैं, कृपया सदन में अवगत कराया जाए। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुमारी पूजा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को सदन के समक्ष रखा है। भिवानी की बेटी मनीषा की निर्मम हत्या पर यह सदन और सरकार दोनों गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह दर्द केवल उस परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का दर्द है। महोदय जी, जहाँ तक कि भिवानी की बेटी मनीषा को इंसाफ देने की बात है, मैं अपनी साथी सदस्य और सदन को यह बताना चाहूंगी कि सरकार ने इन घटनाओं को सामान्य नहीं लिया, बल्कि उसी समय सीबीआई को जांच सौंप दी गई ताकि दोषियों को कठोरतम सजा मिले। महोदय जी, महिला सुरक्षा हमारे लिए केवल घोषणा का विषय नहीं बल्कि संकल्प है। 1091 और 181 हेल्पलाइन नंबर, निर्भया फंड के अंतर्गत सीसीटीवी निगरानी, महिला थाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो एक्ट 2012 जैसी व्यवस्थाएं लगातार मजबूत की जा रही हैं। महोदय जी, विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट 2012 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आजीवन की सजा और गंभीर अपराधों में मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है, ताकि यौन अपराधों में कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके। संख्या 102, माननीय कुमारी सीनू। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं इन चंद पंक्तियों के साथ अपने विचार सदन में रखना चाहूंगी। उड़ान थी भरोसे की पर गिरा रहमान, उड़ान थी भरोसे की पर गिरा रहमान, न सिस्टम जागा न जिम्मेदार बने इंसान।
अध्यक्ष महोदया जी, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हृदय विदारक दुर्घटना में 260 नागरिक मारे गए। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पहला, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दोष किसका है? तकनीक का, इंसान का या सिस्टम का? क्या इस त्रासदी की त्रुटि को भी जांच रिपोर्टरों के द्वारा दुर्घटना का टाल दिया जाएगा? दूसरा, क्या मात्र 35 करोड़ रुपए का बजट विमान और सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों के लिए काफी माना जा सकता है? कृपया सदन को इस पर विस्तृत जानकारी दें। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, अहमदाबाद विमान दुर्घटना एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना थी। लेकिन महोदया जी, मैं सदन में स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार इस हादसे को केवल एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी के रूप में देख रही है। जांच एजेंसियां, AIB, DGCA और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति या संगठन दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। महोदया जी, सरकार दुर्घटना को बहाना नहीं बनाती बल्कि समाधान करती है। मैं सदन को आश्वस्त करती हूँ कि 35 करोड़ रुपए का बजट केवल एक प्राथमिक प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ने देश में ही ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग की सुविधा शुरू की है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय महोदया, जरूरत पड़ने पर संसाधन और बजट दोनों में ही वृद्धि की जाएगी, लेकिन सरकार नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अब प्रश्नकाल यहीं समाप्त होता है। अब सदन की अगली कार्यवाही शून्यकाल आरंभ की जाती है। माननीय कुमारी तनीषा। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आज शिक्षा ज्ञान का माध्यम है। माध्यम नहीं बल्कि व्यापार का सबसे बड़ा साधन बन चुकी है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों और निजी स्कूलों की फीस आम परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। महोदया जी, शिक्षा संस्कार का विषय है, सौदेबाजी का नहीं। मैं सदन के समक्ष एक वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदया जी, ये देखिए, हाल ही में हैदराबाद के एक निजी स्कूल ने नर्सरी के बच्चों से 2.5 लाख रुपए सालाना फीस मांगी गई। महोदया जी, यह उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि निजी संस्थाएं संविधान में दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार की किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आखिरकार सरकार शिक्षा को व्यापार बनने से रोकने के लिए, छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए और हर वर्ग को समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, शिक्षा सरकार के लिए व्यापार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। कोचिंग संस्थानों की फीस पर नियंत्रण लाने हेतु सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से नियामक तंत्र स्थापित करने पर कार्य कर रही है। महोदया जी, सरकार पूरी संवेदनशीलता से यह समझती है कि देश के लाखों गरीबों और मध्य वर्गीय छात्र महंगे कोचिंग संस्थानों की वजह से उच्च तैयारी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना, स्मार्ट क्लासरूम, दीक्षा पोर्टल और स्वयं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण सामग्री सभी छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना और सहायता कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सके। माननीय महोदया जी, छात्रों में मानसिक दबाव को कम करने परीक्षा पर चर्चा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं विद्यार्थियों को संवाद कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं।
माननीय महोदय जी, हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में शिक्षा सबके लिए हो, सस्ती हो, यही हमारी नीति है। माननीय कुमारी सीनू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि देश में निरंतर बढ़ते महिला अपराधों के बीच आपके द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पर महोदय जी सोचिए, जब बेटियां सुरक्षित इलाके में पढ़ेंगी कैसे? आएगी हो रहे बलात्कार, अपहरण और हत्याओं की घटनाएं बता रही है कि आज भी इस देश में बेटियों को पढ़ाने से पहले बचाना जरूरी है। कृपया शांत हो जाइए, सदन की गरिमा को बनाए रखें। महोदय जी, क्या यह योजना केवल पोस्टरों और नारों तक ही सीमित रहेगी या वास्तव में बेटियों के जीवन में बदलाव आया है? कृपया सदन को इस पर विस्तृत जानकारी दें। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आदरणीय कुमारी सीनू का धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बेटियों के भविष्य की रक्षा केवल योजनाओं का विषय नहीं, यह हमारे न्यू इंडिया की आत्मा का हिस्सा है। महोदय जी, मैं अपनी साथी सदस्य व इस सदन को बताना चाहती हूँ कि जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी तो देश के कई हिस्सों में लिंगानुपात 900 से भी नीचे था। महोदय जी, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लिंगानुपात में सुधार हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है और बालिकाओं के स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है। महोदय जी, हमारी सरकार ने महिला अपराधों की रोकथाम हेतु फास्टैग कोर्ट्स की स्थापना की है तथा पोक्सो जैसे कानूनों को अधिक सख्ती से लागू किया है। महोदय जी, हमने बेटी को बोझ नहीं बदलाव का स्वरूप बनाकर प्रस्तुत किया है और मैं सदन में यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बेटी केवल बच्चा ही नहीं जाएगी, वह पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी होगी। यही नया भारत है, यही हमारी प्रतिबद्धता है। महोदय जी, अंत में मैं सदन में इतना ही कहना चाहूंगी, ना समझो इन फूलों को कमजोर, ये कांटों से लड़ना जानती हैं। ना समझो इन फूलों को कमजोर, ये कांटों से लड़ना जानती हैं। पढ़ लिख कर बन जाए रोशनी, बेटियां चिराग जलाना जानती हैं, चिराग जलाना जानती हैं। अब आवश्यक कागजातों को सभा पटल पर रखा जाए। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की सूचना की प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। महासचिव जी युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश पढ़ेंगे। जी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मुझे युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे राज्यसभा द्वारा पारित हुआ वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है। महासचिव जी राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। आप कुमारी वंशी का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखेंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। कल जब मैं जिला सचिवालय में काफी दिनों से धरने पर बैठे HKRN कर्मचारियों से मिलने जा रही थी तो पुलिस ने मुझे वहां जाने से रोका, मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं बार-बार अनुरोध करने पर भी पुलिस ने मुझे धरना स्थल से बाहर कर दिया। महोदय जी, जब एक सांसद के साथ पुलिस वाले ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम आदमी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं?
महोदय जी, इसमें मेरे संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों का हनन हुआ है। मैं आपके मामले को सदन में उठाना चाहती हूँ। वंशिका जी, क्या आपने इस संबंध में पहले नोटिस दिया है? आप इस प्रकार अचानक यह मामला नहीं उठा सकती। अध्यक्ष महोदय जी, यह घटना मेरे साथ कल शाम को हुई और आज सुबह 10 बजे इसका नोटिस मैंने महासचिव जी को दे दिया है। वंशिका जी, जैसे ही मामला मेरे पास आएगा उसे विशेषाधिकार हनन समिति के पास भेज दिया जाएगा। अब कुमारी तमन्ना सदन में काम रोको प्रस्ताव रखना चाहती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटने की घटनाएं हुई है उन पर काम रोको प्रस्ताव पेश करने की आपकी व सदन की अनुमति चाहती हूँ। सदन में काम रोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए। जो सदस्य पक्ष में है वो हाथ खड़ा करे। सदन के निर्णय को देखते हुए अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय कुमारी तमन्ना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, मैं यह प्रस्ताव के समक्ष लाना चाहती हूँ कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो भीषण बादल फटने की घटनाएं हुई है महोदया जी, उन्होंने जनजीवन को पूरी तरह झकझोर दिया है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, सड़कें बह गई, वह सैकड़ों जानें इस आपदा की भेंट चढ़ गई हैं। महोदया जी, सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र इस संकट के समय नाकाम साबित हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि सदन की सामान्य कार्रवाई को रोककर इस अत्यधिक गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि यह आम जन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब जो सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाथ खड़ा करें। जो सांसद विपक्ष में है वो हाथ खड़ा करें। मैं समझती हूँ कि नहीं वालों का बहुमत है, इसलिए यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। अब सदन की कार्यवाही जारी रखें। ऑनरेबल मेंबर्स, I would like to make an announcement on the behalf of honorable members of the House. I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Mr. Lorenzo Fontana, Speaker of Italian Parliament, and the honorable members of the Italian Parliament delegation who are on a visit to India. Our honored guest, Mr. Antonio Tajani, Miss Anna Maria. We also convey our warm feelings and very best wishes through them to their President and Prime Minister, the government and very friendly people of Italy. अब कुमारी तमन्ना सदन में प्रस्ताव पेश करेंगी। कुमारी साक्षी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं देश में बढ़ रहे किशोर अपराधों की संख्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदया जी, वर्तमान में देश में बढ़ रहे उन अपराधों से जुड़े मामलों में 50% भूमिका किशोरों की है और ये आंकड़े मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं और समस्या के निदान के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत पर बल देते हैं। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, देश में बढ़ रही किशोर अपराधियों की संख्या अत्यंत गंभीर और चिंतनीय विषय है, लेकिन इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए हमारे देश में पहले से ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विद्यमान है और किशोर सुधार गृह भी हैं। इसके अतिरिक्त यदि सरकार इस दिशा में ठोस सजा का प्रावधान करती भी है तो मानव अधिकारों के हनन का हवाला देकर सरकार के मार्ग में रोड़े अटकाए जाते हैं और ऐसे मुद्दों को लेकर विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटता। माननीय कुमारी साक्षी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, ऐसे समाज विरोधी विषयों को राजनीतिक रोटियां सेकने का विषय हम नहीं बनाते बल्कि सत्ता पक्ष बनाता है। विपक्ष मानव अधिकारों के हनन की बातें नहीं करता बल्कि पैरवी करता है। मानव अधिकारों के नाम पर क्या सरकार दुष्कर्मियों को और अधिक अपराध करने का बढ़ावा नहीं दे रही है?
अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपराधों को रोकने के लिए जिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बातें की है उसमें अनेक खामियां। इस एक्ट के आड़ में गंभीर अपराधों में लिप्त किशोर जल्द ही जेल से छूट जाते हैं और उनके अपराध के अनुपात में उन्हें कम सजा मिल जाती है। महोदया जी, ऐसे अपराधी जिनकी उम्र का ठीक से प्रमाण भी नहीं होता, वे इस कानून का लाभ उठाकर बरी हो जाते हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या प्रावधान किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे समाज में किशोर उम्र से ही पहले परिपक्व हो रहे हैं। मोबाइल से लेकर इंटरनेट पर इतना नीला जहर है जो कि किशोरों के मन को भटकाता है। इसीलिए सरकार ने ऐसी बहुत सी वेबसाइटों को बंद करवा दिया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन किया गया है कि रेप व हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के अपराधियों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा।